हाउडी फिजिक्स लवर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स लव। मैं हूं ललित गौतम और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 1.11। 1.11 लेक्चर में आज हम समझेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम क्या है और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, एरिया वेक्टर। नाउ व्हाट इज एरिया वेक्टर? देखिए, अभी तक हम समझते आए हैं कि जो एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जब आपने 9th-10th में न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो आपने फाइंड किया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सर्कल। तो वहां पर हम सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड निकालते थे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते थे। बट यहाँ पर 12th क्लास में फिजिक्स में हम एरिया को एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम एरिया का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और साथ में उसकी डायरेक्शन का भी पता लगाएंगे। क्लियर? तो एरिया वेक्टर में डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले जान लीजिए एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड होगी एंड नॉर्मल टू द सरफेस और नॉर्मल टू द प्लेन। कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक नोटबुक है और इस नोटबुक में ये एक सरफेस है। अब ये जो सरफेस है ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसमें एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं इसका एरिया कैलकुलेट करिए, तो आप सिंपली कर सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो तो आ गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड। बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के 90 डिग्री होगी और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी। जिस तरफ ऑब्जर्वर है हमेशा आपने एरिया वेक्टर को उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, या फिर सिंपली याद रखिए आउटवर्ड टू द प्लेन, प्लेन से बाहर की ओर। ठीक है, सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? इट्स डायरेक्शन is always perpendicular and outward to the plane। तो अगर आपका प्लेन रेक्टेंगुलर है तो आप इजीली उसका एरिया वेक्टर दिखा सकते हैं कि ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप है या सरफेस है, और इसके अंदर अगर हमें एरिया वेक्टर दिखाना है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा। दिस एरिया वेक्टर मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। ओके, तो एरिया वेक्टर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं मॉड्यूलस में, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर एन। तो ये जो यूनिट वेक्टर एन है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एंड व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ए? मॉड्यूलस ऑफ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। ये तो आपका रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन अगर इसकी जगह पर मान लीजिए आपके पास कोई कर्व्ड सरफेस आ जाए, कोई कर्व सरफेस आ जाए, जैसे मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है, इरेगुलर शेप। अब इस इरेगुलर शेप में हम एरिया वेक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका यह है कि आप इस इरेगुलर शेप को या सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर एक एलिमेंट्स लेंगे, स्मॉल एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट का जो एरिया है दैट इज डी ए। डी स्टैंड्स फॉर स्मॉल, ए स्टैंड्स फॉर एरिया। सो डी ए इज द स्मॉल एरिया ऑफ द एलिमेंट जो आपने सरफेस पर कंसीडर किया। अब आप क्या करेंगे? इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ठीक है, अब यहां पर जो यूनिट वेक्टर n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और आउटवर्ड होगा। जब शेप इरेगुलर होगी या कर्व्ड सरफेस होगा तो उसमें आप नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे जिनका एरिया स्मॉल है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट का एरिया कंसीडर करके
आप इंटीग्रेट करके टोटल एरिया विद डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए वो भी सॉल्व करेंगे। ये क्लियर है आपको? आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको एक बात बताऊं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिंपली एक मेजर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। फॉर एग्जांपल आपने ये नोटबुक ली, ये एक सरफेस है, ठीक है। इसके हम मान लेते हैं इस साइड में पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहां पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे मूव करेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ अब मान लीजिए यहां पर मैंने इस सरफेस को, प्लेन को रख दिया। अब इस सरफेस के अंदर से कुछ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी। कैसे क्रॉस करेंगी? नॉर्मली दे मेक 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। सो ऐसी कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस को नॉर्मली पास करती हैं, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So electric flux is the number of electric field lines crossing the given area normally. Simple. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है phi. ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है phi. So it is the measure of total number of electric field lines crossing the given area normally। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जस्ट एक नंबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया को नॉर्मली परपेंडिकुलरली पास करती है। अब यहां पर देखिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। आपने इस पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया और इस स्मॉल एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड है एरिया का दैट इज ds या फिर dA ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नो प्रॉब्लम। एस भी ले सकते हैं सरफेस एरिया के लिए और a सिंबल भी आप यूज कर सकते हो। सो ds जो है वो एरिया है स्मॉल एलिमेंट का। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। सो दिस इज द एरिया वेक्टर। इसको आप यूनिट वेक्टर भी दिखा सकते हो। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसको ये क्या किस काम में आएगा? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा एरिया वेक्टर। अब हम बात करते हैं मान लीजिए किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमने कहा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे पास होगी, they are passing like this is the electric field crossing the given area। ठीक है, जो सरफेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में पास कर रही है। अब ये डायग्राम देख के हमें इतना तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस को या स्मॉल एलिमेंट को क्रॉस कर रही हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ये जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है, इट इज शोइंग नॉर्मल टू द सरफेस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट मूविंग अलोंग एरिया वेक्टर। सो इसका मतलब ये क्लियर हुआ, यहां पर हमें ये पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके पैरेलल नहीं मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पढ़ा कि हमें सिर्फ वही लाइन कंसीडर करनी है जो सरफेस एरिया को क्या करे? नॉर्मली पास करे, परपेंडिकुलरली पास करे। तो हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर देंगे। एक हो जाएगा E cos थीटा
और दूसरा हमारा हो जाएगा ई साइन थीटा। अब आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए। एक कंपोनेंट है कोसाइन और दूसरा कंपोनेंट है साइन। अब जो कोसाइन कंपोनेंट है वो एरिया वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है और जो साइन कंपोनेंट है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। अब हमने फ्लक्स में ये स्टडी किया कि हमें वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लेने हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होते हैं। तो अब हमें पता है ये जो एरिया एलिमेंट है ये जो एरिया वेक्टर है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ई कॉस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फ्लक्स को डिफाइन करेंगे फाई डी का मतलब यहां पर स्मॉल है, सो डी फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया इज ई कॉस थीटा। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है। सो ई कॉस थीटा और ds का जो प्रोडक्ट है ये हमें देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए डी फाई इज इक्वल टू ई ds कॉस थीटा आप लिख सकते हो, और जब कॉस थीटा रिमूव करेंगे तो डॉट लगाएंगे क्योंकि हमें पता है a डॉट b जो है वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो कॉस थीटा रिप्रेजेंट्स डॉट प्रोडक्ट, इट मींस डी फाई जो है दैट इज इक्वल टू ई डॉट ds। तो ये हमारा फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में जो थीटा है ये डिसाइड करेगा फ्लक्स की वैल्यू कि थीटा की वैल्यू कितनी है। क्लियर? अब मान लीजिए आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, इस पूरे सरफेस का टोटल फ्लक्स आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई। कि अगर आप सभी एलिमेंट्स जो छोटे छोटे आपने एरिया एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, अगर आप उन सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर क्लोज्ड सरफेस तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, या डी फाई के जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज ई डॉट डी एस सो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ गिवन सरफेस डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली भी। इट इज द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, इट इज द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर ये जो साइन है ये साइन है इंटीग्रेशन का, और ये जो हमने सर्कल बनाया ये कहता है कि सरफेस आपका क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये जो आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ds लिखा ना, तो ds का मतलब क्या है, सरफेस इंटीग्रल। ds और इंटीग्रेशन का साइन जब ऐसा आएगा तो आप उसे बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए जानना जरूरी है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा। क्लियर? तो ये हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा और डिटेल मैनर में इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। देखिए अब यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज ए फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? रीजन क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। ये डॉट प्रोडक्ट है ना, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है, तभी तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर आप देखें तो E डॉट ds है, E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और ds की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है,
बोर्ड एग्जाम्स में एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि आइडेंटिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही यूनिट होती है। वोल्ट मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे, देखिए ये है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं न्यूटन मीटर पर कूलम मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर था तो मीटर इंटू मीटर लिख दिया हमने, लिख सकते न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वर्क, और वर्क की यूनिट होती है जूल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम इंटू मीटर। और जूल पर कूलम वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्ट, जूल पर कूलम इज वोल्ट, सो वोल्ट मीटर। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो यूनिट हमारे पास है, एक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर। याद रखिएगा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो यूनिट है वो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है। क्लियर। चलिए, ये अभी तक हमने सीखा एरिया वेक्टर और हमने सीखा गॉस थ्योरम नहीं, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें नंबर ऑफ केसेस आते हैं, वो केसेस देखिए कैसे वर्क करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज E डॉट ds। ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो फ्लक्स है वो आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल है E ds cos थीटा के। केस नंबर 1, ये केस समझना बहुत जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओ। देखिए फर्स्ट केस में जब थीटा आपका 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब आपके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए नोटबुक हमने ली, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां पर थीटा आपका 0 डिग्री होगा। और जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स आपका होगा E ds cos 0 और cos 0 होता है 1, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन सेकंड केस में मान लीजिए अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है सेकंड केस में, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फ्लक्स विल बी 0। रीजन cos 90 आपका 0 होता है। अब 0 कैसे होगा, फ्लक्स 0 कैसे होगा, जब थीटा 90 होगा। और थीटा 90 कब होगा, देखिए ये नोटबुक ऐसे रखी हुई है, अभी एरिया वेक्टर कैसे एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपके तरफ है या अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 वोल्ट मीटर। ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल डायग्राम ये हो गया आपका। ये मान लीजिए एरिया वेक्टर और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एंगल इज 90। उस केस में आपका फ्लक्स 0 वोल्ट मीटर हो जाएगा। थर्ड केस में इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगर थीटा 180 होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन E ds और cos 180 होता है -1, then theta if theta is 180 डिग्री then flux will be negative। तो इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बन सकता है। देखिए कि मान लीजिए आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। और जब थीटा 180 होगा तो आपका फ्लक्स जो है वो नेगेटिव क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3 हमारे पास केसेस हैं। अब इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज गॉस थ्योरम। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक because very frequently the questions asked from this topic and there are 3 applications of Gauss theorem।
देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम, देखिए गॉस थ्योरम भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हेल्प करता है कैलकुलेट करने में। गॉस थ्योरम भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल वे है। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स फाइंड करते हैं, दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है, फिर आप इसका फ्लक्स निकाल पाएंगे। लेकिन गॉस थ्योरम ने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत सिंपल कर दिया। कैसे, वो देखिए। गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है, मतलब सरफेस के अंदर, इसकी बाउंड्री के अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है, अगर आपको उस चार्ज का अमाउंट पता है तो आप फ्लक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, उस एनक्लोज चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। उस एनक्लोज चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। ये वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फ्लक्स निकालना कितना आसान हो गया। अगर हमें चार्ज एनक्लोज पता चल जाए और हम उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि सरफेस में कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करता है, कितना इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपको दिया ये चार्ज है 4e, यहाँ पर है -e, ये है 5e, ये है 3e, तो चार्ज एनक्लोज कितना हुआ, ये है 6e। चार्ज एनक्लोज कितना हुआ बताइए, 4 + 5 9, -3 और -e -4e। ये चार्ज हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस चार्ज इज नॉट inside the Gaussian, inside the closed surface। ये चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर है। जो चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर होगा उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर आपका जो चार्ज आया दैट इज 5e। आप इस चार्ज एनक्लोज की जगह पर लिखेंगे 5e डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। 5e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वोल्टमीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये है हमारा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने हमारे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया। सो इसको आप पहले डिफाइन कर लेते हैं, स्टेट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface, linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ठीक है, कि अगर आपने किसी सरफेस का, क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, टोटल चार्ज जो भी उस बाउंड्री के अंदर, सरफेस के अंदर एनक्लोज हुआ है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट क्लोज सरफेस। क्लियर, सिंपल। एंड यूनिट इज वोल्ट मीटर, या फिर लिखिए न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऐसे गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं और इसी गॉस थ्योरम का यूज करके हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट शेप्स की। सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। फिजिक्स लव चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो लाइक बटन हिट करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बांट दीजिए। शेयरिंग है तो केयरिंग है, ठीक है। चलो आगे करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। सो एप्लीकेशंस
ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहली जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसकी एक डेरिवेशन या इसका एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, शायद 1.30 एक्सरसाइज में, एडिशनल एक्सरसाइज में वो हम सॉल्व कर चुके हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वो विदाउट यूज ऑफ गॉस थ्योरम कैलकुलेट की है। मतलब हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि उस क्वेश्चन में ऐसे ही कहा गया था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो बिना गॉस थ्योरम के हमने वहां पर कैलकुलेट किया है। लेकिन यहां पर तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसका यूज करेंगे, गॉस थ्योरम का, क्योंकि ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहां पर हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसान है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर कंसीडर करेंगे। दिस इज द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर कंसीडर कर लिया और आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। जो भी आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया वो इसके सरफेस पर हर डायरेक्शन में, इन ऑल, पूरे सरफेस पर सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लीजिए मैं ऐसा बना देता हूं इसको, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइंड करनी है। मान लेते हैं वो पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर निकालना चाहते हैं। अब अगर आप गॉस थ्योरम का यूज करना चाहते हैं तो गॉस थ्योरम में कहा कि चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। तो इस चार्ज को हम किसी सरफेस में एनक्लोज्ड करेंगे, लेकिन यहां पर कोई ऐसा सरफेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपने इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे। हम क्या इमेजिन करेंगे, हम यहां पर इमेजिन करेंगे एक गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस एक 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस होता है जो कि इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। और गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशन है, तो हमने यहां पर बना दिया सिलेंडर, ताकि हम जो है कंप्लीट चार्ज को इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कर सकें, एनक्लोज कर सकें। अब आप देख सकते हो ये पूरा वायर इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो गया है। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की मदद से हमने क्या किया, इस पूरे वायर के अंदर जितना भी चार्ज था उस पूरे चार्ज को सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दिया, ताकि हम यहां पर गॉस थ्योरम का यूज कर सकें। ठीक है, अब देखिए ये जो चार्ज्ड वायर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, मान लीजिए ये आपने एक स्मॉल एलिमेंट यहां पर कंसीडर किया ds, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वो ऐसे जाएंगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये कर्व्ड सरफेस से मैंने दिखाया, कर्व्ड सरफेस, इसको हमने मान लिया, टॉप सरफेस को फ्लैट है फर्स्ट मान लिया, कर्व्ड को हमने सेकंड मान लिया और बॉटम को हमने थर्ड एज्यूम कर लिया। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 सरफेस है। ठीक है, टॉप और बॉटम दोनों फ्लैट है और जो बीच वाला है सेकंड वो क्या है, कर्व्ड है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, टॉप सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज टॉप सरफेस पर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इस जगह पर। क्लियर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप इस डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
और इस डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास 3 सरफेस है, तो 3 एरिया एलिमेंट हमें कंसीडर करने होंगे। एक एलिमेंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऐसे। क्यों जाएगा ऐसे? रीजन क्या रीजन है? ये सिलेंडर है, इसका ये टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे। बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज ds, और यहां पर थीटा आपका आ गया 90 डिग्री। ये जो है ds आपने लिया मान लीजिए, तो यहां पर ds इस डायरेक्शन में है, थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। इस केस में ds आपका ऐसा आ जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब टॉप और बॉटम में जो थीटा की वैल्यू है, एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो 90 डिग्री है। और जो कर्व्ड सरफेस है वहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। ये हमने किया, हमने एंगल डिफाइन कर दिया, हमने एरिया वेक्टर दिखा दिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे? हम यहां पर एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो आपका चार्ज्ड वायर है, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है पर यूनिट लेंथ, वो लैम्डा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर हमने तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम स्टडी किया था। जी हाँ, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है जब आप 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करते हैं। जब आप उसमें मास को वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है। लेकिन हमने यहाँ पर किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज, और हमने चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? अलोंग लेंथ। ठीक है ना, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। जब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम वहां पर कंसीडर करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर L की वैल्यू आप 1 के इक्वल कर दोगे तो लैम्डा आपका किसके इक्वल हो जाएगा? Q के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 यूनिट लेंथ, कि 1 यूनिट लेंथ में इतना चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहां पर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L। ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे? यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करिए, और गॉस थ्योरम आपको पता है बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। यही है ना? या ऐसे भी लिख सकते हो Q by epsilon naught। और Q की वैल्यू किसके इक्वल है? लैम्डा L के इक्वल है। तो आप यहां पर पुट कर सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्डा L by epsilon naught, इक्वेशन नंबर 2। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the electric flux linked with the closed surface is closed surface integral of E ds cos theta. But there are total how many surfaces? 3 surfaces. तो तीनों सरफेस का निकालना पड़ेगा। ये फर्स्ट के लिए है E ds cos theta, for second E ds cos theta, for थर्ड। तीनों सरफेस के लिए फाइंड करेंगे। फर्स्ट सरफेस में थीटा कितना है? फर्स्ट सरफेस में थीटा है 90 डिग्री, तो यहां पर पुट कर दो 90 डिग्री। सेकंड सरफेस में थीटा कितना है? 0 डिग्री, यहां पर पुट कर दीजिए 0 डिग्री। थर्ड सरफेस में थीटा कितना है? 90 डिग्री, यहां पर पुट कर देंगे 90। अब आपको पता है cos 90 0, ये हो गया 0, cos 90 0, ये हो गया 0। अब सिर्फ यहां पर एक सेकंड सरफेस बच गया। सेकंड सरफेस कौन सा है? कर्व्ड सरफेस। टॉप का फ्लक्स 0, बॉटम का फ्लक्स 0, सिर्फ कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स यहां पर है।
अब उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए हमें बोर्ड को रब करना पड़ेगा, तो बोर्ड रब कर देते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 हो गया 1, कॉस 0 हो गया 1, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब देखिए यहां पर यह है कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच। एच को हमने लिया एल, है ना। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है दैट इज 2 पाई आर एल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से थर्ड में पुट कर दीजिए, या कंपेयर कर दो, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन हमारी है, और थर्ड दिए है E इंटू 2 पाई आर एल, और सेकंड है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लक्स की वैल्यू है, एल से एल कैंसिल हो गया, एल से एल खल्लास, क्लियर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो ये हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस इक्वेशन को देख के आप एक बात क्लियर कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R यहां पर क्या है? R इसका रेडियस है, L यहां पर हमने इसकी लेंथ ली है, ठीक है। सो E इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से ये पॉइंट हमें क्लियर है कि E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो कैसे करोगे? ग्राफ भी आप इसका ड्रॉ कर सकते हो, वेरी सिंपल। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डिस्टेंस है R, ये ओरिजिन है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऐसा ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, और कांस्टेंट यहां पर क्या है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूरी मत सॉल्व करिए। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9। तो आप क्या कर सकते हो? न्यूमेरिकल पर्पज में आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। देन E विल बी 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9। तो आप इसकी जगह पे वो पुट कर दोगे, या इसको K लिख सकते हो, है ना। तो E आपका क्या हो जाएगा? 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोलते हैं, 2K लैम्डा बाय R। तो आपने क्या करना है? K की वैल्यू पुट करनी है, लैम्डा और R क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आप पुट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया आपको। ये लेक्चर नंबर 1.11 चल रहा है आज। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। ये चैप्टर हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया हुआ है चैनल पे, लेकिन इसको इसलिए दोबारा किया है ताकि इसको एक ही प्लेलिस्ट में हम कवर अप कर सकें। चलिए, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकेंड एप्लीकेशन है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। ओके,
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक थिन प्लेन शीट कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये एक हमारे पास थिन प्लेन शीट है और इसको हमने क्या कहा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज हमने इसको सप्लाई किया और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर ये शीट है आपकी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है। अब इसका जब एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए मैटर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जाएगी। मतलब दोनों तरफ थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। डायग्राम यहाँ पे समझिए। मान लीजिए ये पॉइंट है P, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस आप यहाँ पर क्यूबॉइड भी बना सकते हैं और सिलेंडर भी बना सकते हैं। टाइम सेव करने के लिए सिलेंडर बनाइए। तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। इस तरीके से। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस शीट पे इस तरफ भी है ऐसे, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा सा इधर। और एरिया वेक्टर भी इसका किधर बनेगा, इसी डायरेक्शन में। अब थीटा यहां पर कितना होगा, 0 डिग्री। ये है राइट फेस। और अगर लेफ्ट फेस की बात करें, जैसे ये शीट है तो इस तरफ की बात करें, तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही जाएगा। ई और ds दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों केसेस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। थीटा की वैल्यू लेफ्ट और राइट केस में 0 डिग्री है। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे वहां पर हमने लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वैसे ही यहां पर लेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हमने मान लिया लेट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर हुआ है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने लिखा सिग्मा जो है वो हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया है। एस यहां पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू किसके इक्वल आया, सिग्मा इंटू एस, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हुआ क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे उसमें क्या सेम वैसी करना है, यूजिंग गॉस थ्योरम। नाउ गॉस थ्योरम इज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, और क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एस, तो यहां पुट कर दो सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो दैट इज phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा। थीटा दोनों केस में 0 है, राइट फेस में भी और आपके लेफ्ट फेस पे भी। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो phi हो गया 2 e इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds हो गया, इसका मान लेते हैं सरफेस एरिया आपका s, तो ये हो गया 2es। थर्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों को कंपेयर कर दो, तुलना कर दो दोनों की, लेफ्ट LHS में और RHS में रख दीजिए और कंपेयर कर दीजिए। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फाई की वैल्यू यहां पर है 2es, ठीक है, और यहां पर वैल्यू है सिग्मा s बाय एप्सिलॉन। s से s कैंसिल हो गया, तो E आपका आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये हमने फाइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ऐसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी थिन प्लेन शीट की वजह से। क्लियर। थोड़ा सा गर्मी यहाँ पर ज़्यादा हो रही है क्योंकि माइक जो है हमारा खराब हो गया है, अभी फ़ोन से ही हम शूट कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं वीडियो जो बना रहे हैं,
फ़ोन से ही शूट कर रहे हैं। फैन को हमने लो कर रखा है ताकि नॉइस ज़्यादा क्रिएट ना हो, इसलिए थोड़ा पसीना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, चलो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट कर सकें। एनसीईआरटी के मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करे हैं, आप देख सकते हैं फिजिक्स लैब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसके मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं। और कोशिश करूँगा, शायद एक्सरसाइज भी सॉल्व की हुई है, और अभी मैं जो है सिंगल न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब तभी देख पाएंगे जब आप फिजिक्स लैब चैनल से जुड़ेंगे, और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। अब करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, इसमें जो हमने प्रीवियस किया उसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव किया E = σ/2ε। तो इस फॉर्मूले को देख के आपको क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है और एक आपकी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि ये शीट है और आप इससे कितना डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, और यही क्वेश्चन बोर्ड में 5 मार्क्स के कॉलम में आता है 3+2 में। कैसे? प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस वेयर यू आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये प्रूव करके दिखाइए कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालते हैं वो डिस्टेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम करेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। लेकिन मैं एक बार चेक कर लूं मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो हेडिंग लिखते हैं पहले, थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged spherical shell। spherical shell, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये एक स्फेरिकल शेल है और इस शेल का जो सेंटर है दैट इज O, और इस शेल के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हमने स्फेरिकल शेल के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड मूव करती हैं, बिल्कुल वैसे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एजम्पशन ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो टोटल चार्ज की वैल्यू है उसको हमने स्मॉल q को सेंटर पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, एजम्पशन क्यों ली उसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो नेचर है वो बिल्कुल इस पॉइंट चार्ज की तरह है। तो हमने एजम्पशन ली कि जो चार्ज हमने सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सेंटर पर हमने एज्यूम कर लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऐसा कंसीडर करेंगे, इसमें 3 केस है। मान लीजिए आपको निकालना है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल आप एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा है P। इस पॉइंट पर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना चाहते हो। तो हमने कहा जो स्फेरिकल शेल है इसका रेडियस है आपका कैपिटल R और पॉइंट P का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। अब आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है जिसके अंदर आप ये चार्ज को एनक्लोज कर सको।
तो मैंने क्या किया, P पॉइंट से सेंटर तक का रेडियस स्मॉल r कंसीडर किया और यहां पर मैंने एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल हाइपोथेटिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। मतलब सरल भाषा में कहने का मतलब यह है कि हमने स्मॉल r रेडियस मान के एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया जो स्फेरिकल है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, यह है डिस्टेंस आपका कितना, r, ठीक है, और जो r है स्मॉल r, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड आपके स्फेरिकल शेल के रेडियस से बड़ा है, ज्यादा है। क्लियर? नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम में हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, दिस फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज जो है वो कितना है, Q है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड मूव करेंगे और जो हमने एरिया वेक्टर एज्यूम किया दैट इज आल्सो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो थीटा की वैल्यू यहां पर इस केस में कितनी होगी, 0 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो गया। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यूज कर लो। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर है 0 डिग्री। ओके, थीटा इज 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू है 1, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब आप देखिए, इस स्फेरिकल शेल का गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो हम यहां पर पुट करेंगे 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन r कौन सा, गॉसियन सरफेस का रेडियस, दिस वन, स्मॉल r, 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से फ्लक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, या दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो आपका जो है फ्लक्स है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और आप वेरिएबल्स को रीअरेंज करके लिख सकते हो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r स्क्वायर, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो E इज इक्वल टू KQ बाय r स्क्वायर। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला है E इक्वल टू KQ बाय r स्क्वायर, ये बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड किया था। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E इज इक्वल टू KQ बाय r स्क्वायर। तो ये केस नंबर 1 है। अब जो सेकंड केस है उसमें क्या है, सेकंड केस में हम इस पॉइंट P को स्फेरिकल शेल के सरफेस पर एज्यूम करेंगे, और जब आप इसे स्फेरिकल शेल के सरफेस पर एज्यूम करेंगे तो वहां पर ये दोनों r की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, दोनों r की वैल्यू सेम हो जाएगी। नाउ सेकंड केस इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। तो इस केस में क्या करेंगे, ये हमने एक स्फेरिकल शेल लिया और इस शेल का रेडियस है r, इसके सरफेस पर हमने किया पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, और यहां पर हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है कैपिटल R। सो इस केस में स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है। तो जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रीवियस केस में फाइंड की है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
आप यहां पर भी दिखा सकते हैं। दैट इज E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर था ना, आर की जगह पर कैपिटल आर पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और E आपका आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल, जब आपका पॉइंट P स्फेरिकल शेल के सरफेस पर एग्जिस्ट करता है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। नाउ थर्ड केस इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। थर्ड केस इज inside the spherical shell। तो inside the spherical shell क्या है कि ये आपके पास एक spherical shell है, इसका रेडियस आपका r है और इसके सरफेस पर आपने पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहां पर इसके अंदर आपने एक पॉइंट P एज्यूम किया और वहां पर आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है कैपिटल R। तो यहां पर डायग्राम से देख सकते हैं जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू लेस देन R है, ठीक है। नाउ अब इसमें देखिए, जब आप गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो यूजिंग गॉस थ्योरम, अब जो आपका फ्लक्स है वो क्या होगा, यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, दैट इज 0। रीजन, जो भी चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस नहीं है। तो जो भी चार्ज है वो आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। और अगर डेफिनेशन का यूज करोगे, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, तो फाई किसके इक्वल होता है, E ds, ठीक है, cos थीटा। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर दो तो यहां पर आप देख सकते हो E इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा कंपेयर 1 and 2 इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0, क्योंकि RHS 0 है। जब ये टर्म लेफ्ट साइड RHS में जाएगी, राइट हैंड साइड में जाएगी डिनोमिनेटर में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमने चैप्टर 1 फिजिक्स लव चैनल की जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट चैप्टर 1, उस पर कंप्लीट कर दिया है। एग्जाम्पल्स आपको NCERT एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज वहाँ पर है। मैं कोशिश करूँगा इसी प्लेलिस्ट में सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी अपलोड करें, ठीक है। फिजिक्स लव चैनल से बने रहिए। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।